जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की जो हमारी मानव भूगोल की मूल सिद्धांत वाली पुस्तक है, इसमें पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक के MCQ नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देख लें। उसके बाद इसके देखें। तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की। यानी नव निश्चयवाद संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की। तो मैं आपको बता दूं, नव निश्चयवाद संकल्पना को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और जब पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के अंदर आपस में विवाद हो रहा था, पर्यावरणीय निश्चयवाद प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था, जबकि संभववाद मानव को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था। इन दोनों के बीच में जब विवाद हो रहा था, तब अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता आए जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के झगड़े को समाप्त करने के लिए एक मध्य मार्ग निकाला और उस मध्य मार्ग का नाम नव निश्चयवाद या रुको और जाओ रखा गया। तो इसमें द ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्ग के किस भूगोलवेत्ता ने निकाला या क्या कहलाता है। तो नव निश्चयवाद कहलाता है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। यानी प्रकृति है वो मौका देती है और मानव मौका देते ही इनका उपयोग करता है। इस विचारधारा का संबंध किससे है। तो ध्यान से सुने। यानी प्रकृति अवसर प्रदान करेगी और मानव उनका उपयोग करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये संभववाद कहलाता है। और संभववाद का जो जनक है वो है विडाल डी ला बलास। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है निम्न में से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यहाँ ध्यान देंगे, आपको सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र पूछा है। तो आर्थिक भूगोल, ये तो मानव भूगोल का क्षेत्र है। सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। निर्वाचन भूगोल भी राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। अब बच गया क्या, सांस्कृतिक भूगोल, यही सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसके अलावा सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। तो एक है व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, और इनके बाद में सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। यानी व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, अवकाश, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक एवं चिकित्सा भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है आदिम समाज
प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती हैं? यानी आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती हैं? तो आप एक बात का ध्यान रखना, इस आदिम समाज और नेचर के बीच में जो अन्योन्य अन्योन्य क्रियाएं हुई हैं, ये प्रौद्योगिकी विकास के कारण हुई हैं और इन विचारधाराओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया? यानी 1970 के दशक की मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं। जैसे पहली है मानवतावादी विचारधारा, दूसरी है व्यवहारवादी विचारधारा, तीसरी है आमूलवादी विचारधारा। याद रखना, मानवतावादी विचारधारा को कल्याणपरक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा। ये 1970 के दशक में दी गई मानव भूगोल की 3 मुख्य विचारधाराएं हैं। इसमें जो आमूलवादी रेडिकल विचारधारा है, इसका संबंध मार्क्स के सिद्धांत से माना जाता है। आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन यानी दासता और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया था और समकालीन सामाजिक समस्याओं का जो संबंध है वो पूंजीवाद के विकास से था। तो आप ये डिटेल याद रखना। इसमें 1970 की तीनों विचारधाराओं की डिटेल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस तत्व को माता की प्रकृति कहा गया है? तो माता की प्रकृति है वो आपको पता है भौतिक पर्यावरण को कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण को माता की प्रकृति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो देखिए आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। सैन्य भूगोल है वो, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, लिंग भूगोल, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। बच गया क्या? संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर वही उप क्षेत्र आएंगे जिनसे लोगों को किसी न किसी माध्यम से आय मिलती हो। तो उसमें एक नंबर है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल के अलावा इसमें आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं कृषि भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले आपको
मानव भूगोल के उपागमों का पता होना चाहिए। देखिए, क्षेत्र यानी निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम है? नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है भाई? यानी पहला है क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन लिख दें, चाहे विभिन्नता लिख दें। ये मानव भूगोल का उपागम है। और तीसरा है स्थानिक संगठन। ये भी मानव भूगोल का उपागम है। अन्वेषण और वर्णन, ये भी मानव भूगोल का उपागम है। जो बे ऑप्शन है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पर मानव भूगोल के उपागमों के नाम बता दूं मैं आपको। एक नंबर है अन्वेषण और वर्णन। दो नंबर है प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विश्लेषण है। तीन नंबर है क्षेत्रीय विभेदन। चार नंबर है स्थानिक संगठन। पांच नंबर है मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी। और भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। ये मानव भूगोल के मुख्य उपागम हैं। इनको याद आपको रखना है। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? यानी ऐसी कौन सी विचारधारा है? संभववाद के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता, और मानवतावादी, व्यवहारवादी ये अलग हैं। तो इसका मतलब नियतिवादी, यानी नियतिवाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का क्या माना गया है? गुलाम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ध्यान से सुनना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, किसी भी रूप में आपको पूछी जा सकती हैं। जरूर नहीं है मैंने लिखा है ऐसे ही आपको पूछा जाए। ऐसे भी आ सकता है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इनको आप तीन भागों में बांटकर याद करें। जैसे मानव भूगोल तो लगाना ही पड़ेगा, क्यों मानव भूगोल की डेफिनेशन आप दे रहे हैं। अगला कैसे याद कर लो? मानव समाज और धरातल के बीच, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखनी है। यह कथन किसका है? रेट जेल का, सैंपल का, ब्लास का, ग्रिफिथ का। तो ये डेफिनेशन है रेट जेल की है। और नीचे वाली डेफिनेशन क्या है? मानव भूगोल लिखना ही लिखना है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यहाँ पृथ्वी को अस्थिर बताया गया है और मानव को क्रियाशील बताया गया है। ये डेफिनेशन किसकी है? रेट जेल की, सैंपल की, ब्लास की, ग्रिफिथ की। तो ये है कुमारी सैंपल की डेफिनेशन है, ये कुमारी सैंपल की। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यह कथन किसका है? डेफिनेशन बड़ी है। रेट जेल का तो हो ही नहीं सकता, आ गई रेट जेल की डेफिनेशन। सैंपल का हो ही नहीं सकता, सैंपल की डेफिनेशन आ गई। ग्रिफिथ ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है इस बुक में। बच गया कौन? विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना दी थी। अब ध्यान रखना इस चीज का आप
जो रेट जेल ने डेफिनेशन दी थी उसके अंदर उसने संश्लेषण पर सर्वाधिक जोर दिया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने इसमें संश्लेषण पर सर्वाधिक जोर है, सॉरी, देखिए आप एक बार दोबारा, ये जो रेट जेल की डेफिनेशन है, ये जो रेट जेल की डेफिनेशन है, इसमें सर्वाधिक जोर है वो किस पर दिया गया है? वो संश्लेषण पर दिया गया है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण पर दिया गया है। जबकि सैंपल की ये जो डेफिनेशन है इसमें सर्वाधिक जोर गत्यात्मकता के ऊपर दिया गया है। तो ये बात याद रखना, रेड जेल ने सर्वाधिक जोर संश्लेषण अर्थात निर्माण पर दिया और सैंपल ने गत्यात्मकता पर दिया। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन से विषय को ज्ञान की जननी कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमें भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल से बड़ा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। इसका मतलब भूगोल को ज्ञान की जननी कहा जाता है। भूगोल के अंदर अपार ज्ञान भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो देखिए क्या है, वो है निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? यहाँ पर इतने बड़े जो प्रश्न है एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर देने का कारण ये है कि ये चारों लाइन ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं रेगिस्तान के लिए, इसलिए मैंने इनको यहाँ दे दी। देखिए पहली लाइन है, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषता है। तो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक है, आनुभाविक है, व्यवहारिक है। ये कथन बिल्कुल सही है, बुक में दिया हुआ है। दूसरा, भूगोल की पहुँच विस्तृत है। भूगोल किसी भी घटना अथवा परिघटना जिसमें वो स्थान और समय, दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो है अपने सामने कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है भाई? कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी एलिमेंटों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो ये भी लाइन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 4 नंबर लाइन और देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कह रही है कि प्रकृति और मानव के बीच वेद विविधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य एलिमेंट हैं, इन्हें समग्रता के साथ देखा जाना चाहिए। इसका मतलब है इसमें ये चारों लाइनें ये सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? द ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? सत्य कथन को जानना है। पहला है, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। बिल्कुल है, प्रौद्योगिकी है वो किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। ये बात तो 100% है, सही है। दूसरा है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा होता है। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से देखिए।
मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा होता है। ये भी बात इसमें 100% है, वो सही है। तो इसमें यानी 1 और 2 दोनों ही जो कथन है वो क्या होंगे, सही होंगे। 1 और 2। आज वीडियो 20 मिनट का हो गया है। इस लेसन को हमें 2 भागों के अंदर लेके आएंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे हमारे वो हमें अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये जो प्रश्न है बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बनाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे एक ही उद्देश्य है कि हमारे क्लास 12वीं के बच्चों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रण साबित हो। और इनका मतलब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।